जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर। अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन को जरूर ज्वाइन करें, ताकि वहां पर आपको सभी प्रकार की पढ़ाई हुई सामग्री पीडीएफ के फॉर्म में या इसके अलावा एडिशनल कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको वहां पर समय समय पर मिल सके। दोस्तों, हमने शुरू किया था और जैसे मैंने बोला था कि आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की हम टॉपिक वाइज क्लास शुरू करेंगे। करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की क्लास और करंट अफेयर का एक एडिटोरियल, ये दोनों मैंने अलग अलग स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग वहां से इसका अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं, अपनी क्लास ले सकते हैं। और आज की हमारी ये क्लास है पॉलिटिकल साइंस से राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद, इसका निर्वाचन, राष्ट्रपति पद की शक्तियां और इसके अलावा जितनी भी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति से संबंधित हमारे किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, अगर पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से हमारे 100% एक दो क्वेश्चन देखने को इस टॉपिक से मिलता है। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास के लास्ट तक और आपको अच्छे से ये राष्ट्रपति का जो चैप्टर है वो समझ में आ जाए, मैं उम्मीद करता हूँ सभी से। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति का पद का जो सर्जन है, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ तो राष्ट्र प्रमुख या राज प्रमुख के रूप में हमारे देश के अंदर ये पद का सर्जन किया गया। इसके बाद में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति पद बनाया गया, जिसके लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत की गई और उसके आधार पर हमारे देश के अंदर सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनाया गया। और इसके बाद में अभी तक ये प्रथा चलती आ रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज की इस क्लास को, राष्ट्रपति। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा भारत के अंदर राष्ट्रपति का जो पद है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक। मैं आप लोगों को ये क्लियरली बता देना चाहूंगा यहाँ पर कि संवैधानिक और असंवैधानिक के अंदर आपको अच्छी तरह से डिफरेंस करना आना चाहिए। संवैधानिक का मतलब ये होता है कि ये पद जब संविधान लिखा गया था उसके अंदर इस पद का जिक्र किया गया है, वहां पर लिखा गया है और ये संवैधानिक पद है भारत के राष्ट्रपति का। और संविधान के अंदर लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये अनुच्छेद 52 यानी कि अनुच्छेद 52 के तहत ये एक संवैधानिक पद है भारत के प्रेसिडेंट का, भारत के राष्ट्रपति का। और इसके तहत क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत का एक प्रमुख होगा जो राष्ट्रपति के तौर पर रहेंगे। और ये अनुच्छेद 52 के अंदर लिखा गया है, 52 के अंदर कहा गया है। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा, ये जिक्र कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति के अंदर कार्यपालिका शक्तियां होती है, यानी कि कार्यपालिका की शक्तियां, यानी कि जितने भी कामकाज अगर भारत के अंदर किए जाएंगे या भारत सरकार के द्वारा किए जाएंगे वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। यानी कि सभी के अंदर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होगी और पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी, उसके बाद में कोई भी कार्य होगा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर उपरांत ही कोई भी कार्य है वो भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। यानी कि जितनी भी जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित हैं और ये अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां दी गई है। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां कौन से अनुच्छेद के तहत मिलती है, तो अनुच्छेद 53 के तहत। अब इसके अंदर क्या है, संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा कोई भी कार्य भारत के अंदर। और इसके बाद में ये या तो राष्ट्रपति के स्वयं या राष्ट्रपति के अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट, जिसको भी राष्ट्रपति बोलते हैं, उसके द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। और इन शक्तियों के तहत राष्ट्रपति की परमिशन से ही, अनुमति से ही, हस्ताक्षर से ही कोई कार्य संपन्न हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, निर्वाचक मंडल या मतदाता। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के अंदर, राष्ट्रपति का मतदान करने के अंदर किस किस को सम्मिलित किया जाता है और किस किस के इसके अंदर बुलाया जाता है और ये कौन से अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का, राष्ट्रपति के मतदान का। तो सबसे पहले अनुच्छेद 54
अनुच्छेद 54 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पद का मतदान किया जाएगा, राष्ट्रपति पद का निर्वाचन किया जाएगा। तो इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित होते हैं? सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है हमारा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और 29 राज्य, भारत के 29 राज्य की जो विधानसभा है, इस विधानसभा के निर्वाचित विधायक। आप लोग यहाँ पर गौर देना, आप ध्यान देना कि जो निर्वाचित सदस्य है, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। निर्वाचित जो भी सदस्य होंगे वो चाहे लोकसभा के, राज्यसभा के और 29 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित विधायक। इसके बाद में दिल्ली, पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि ये जो 4 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके बाद में 29 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित विधायक, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित विधायक विधानसभा के। अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि ये जो दिल्ली और पुदुचेरी, ये 70वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 70वां संविधान संशोधन 1992, 17वां संविधान 1992 1992 के अंदर दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित विधायकों को राष्ट्रपति का मतदान करने के अंदर सम्मिलित किया गया था। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 54, जो राष्ट्रपति के मतदान या निर्वाचक मंडल का गठन करता है। इसके अंदर कौन कौन, आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि निम्न में से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं है, तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो निर्वाचित सदस्य, इस निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन से नहीं है? जो भी मनोनीत सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, चाहे राज्यसभा के हैं, और विधान परिषद, जो कई राज्य के अंदर विधान परिषद है, हमारे 4-5 राज्य हैं जिनके अंदर विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते हैं। और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, 29 राज्य की विधानसभा, उनके निर्वाचित विधायक और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित विधायक, ये भाग लेते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर आपको पूछ लिया जाए कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित विधायकों को राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल के अंदर सम्मिलित कब किया गया था? तो 17वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर इनको सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा इनकी चुनाव पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसकी चुनाव की पद्धति का इसके अंदर जिक्र किया गया है। तो ये अनुच्छेद 55 के अंदर आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। उसके बाद में कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 53 के अंदर। इसके बाद में निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये अनुच्छेद 54 के तहत होगा। इसके बाद में चुनाव की जो पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस आधार पर किया जाएगा, ये है अनुच्छेद 55 के अंदर इसके बारे में जिक्र किया गया है, बताया गया है। और राष्ट्रपति का चुनाव आपको एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन सी पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। किसके आधार पर किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति मंडल, निर्वाचक मंडल के सदस्य अपना मत देते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद में राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल, राष्ट्रपति की इतने साल का कार्यकाल होगा, इतने साल की पदावधि होगी, ये अनुच्छेद 56 के अंदर कहा गया है। अनुच्छेद 56 इसका प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल, कितनी पदावधि होगी। अब इसके अंदर 56 के कुछ भाग हैं जिसके अंदर और राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है, पदावधि है, इसके बारे में ये व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले है 56 का भाग ए। ये क्या करता है? पद ग्रहण से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष तक, यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं उस दिन से ही उनका कार्यकाल प्रारंभ होता है, न कि पिछला कार्यकाल कब समाप्त हुआ वहां से नहीं होता है। बाकी की तरह राष्ट्रपति का कार्यकाल है
वो जिस दिन अपना पद ग्रहण करते हैं उसी दिन से उनका कार्यकाल स्टार्ट होता है और उस दिन से अगले 5 साल तक उनका कार्यकाल रहता है। और ये प्रावधान किया गया है 56 का भाग ए के अंदर, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा 56(1) का भाग के। 56(1) का भाग के, इसके अंदर कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र, यानी कि राष्ट्रपति अगर अपना पद छोड़ते हैं तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे और ये अपना जो त्याग पत्र सौंपेंगे ये 56(1) के आधार पर सौंपेंगे और उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारा तैयार होता है कि राष्ट्रपति अपने पद का त्याग करते हैं, ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया है। अगर आपको 56 दिया हुआ है तो राइट आंसर है। अगर आपको 56 के अगर भाग दिए हुए हैं तो 56 का 1 के भाग है, वो इसका प्रावधान करता है राष्ट्रपति के त्याग पत्र का जो उपराष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। इसके बाद में हमारा है 56(1) खे। इसके अंदर प्रावधान किया गया है संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग लगाया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। तो लगाया जा सकता है और ये 56 के अंतर्गत लगाया जाता है, अनुच्छेद 56 के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 56(1) खे के तहत लगाया जाता है। और इसके अंदर राष्ट्रपति के ऊपर कब लगाया जाता है महाभियोग, जब राष्ट्रपति के द्वारा जो संविधान है उसका अतिक्रमण किया जाता है या संविधान का उल्लंघन किया जाता है, इसके आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 56(1) का खे, उत्तराधिकारी के चयन तक पद पर बने रहने का प्रावधान। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल भले ही 5 साल का है, लेकिन अगर उनका उत्तराधिकारी का चयन करने के अंदर अगर कुछ समय लगता है, अगर ज्यादा समय लगता है तो राष्ट्रपति उस समय तक अपने पद के ऊपर बने रहेंगे। और ये प्रावधान किया गया है 56(1) के भाग गे के अंदर। किसके अंदर किया गया है? 56(1) के भाग गे के अंदर किया गया है। और ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का जब तक उत्तराधिकारी का चयन हो जाता है या उत्तराधिकारी का चयन नहीं हो जाता है तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोट डाउन कर लीजिए इसको। बाकी बचे हुए प्रावधान, बाकी बचे हुए अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के बारे में है और काफी इंपॉर्टेंट है, उनका जिक्र करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इसी राष्ट्रपति की सीरीज के अंदर, इसी श्रृंखला के अंदर निर्वाचन के लिए योग्यता या अहर्ता, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो उसकी क्या योग्यताएं हैं और उसकी क्या अहर्ताएं हैं। अगर उनको फुलफिल करते हैं तो वो राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी दाखिल करा सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 58 के अंदर, यानी कि राष्ट्रपति की जो योग्यताएं या अहर्ताओं का जो जिक्र किया गया है ये अनुच्छेद 58 के अंदर किया गया है। अब 58 के कुछ भाग हैं जिसके अंदर राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं, अहर्ताएं हैं, उनको बताया गया है। तो इनका भी हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। 58(1) के अंदर बताया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी रखने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए 58(1) के तहत। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट 51 खे, यानी कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। अगर कोई भी राष्ट्रपति उम्मीदवारी की योग्यताएं रखते हैं तो उनको 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होनी चाहिए और ये 58(1) खे के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं वो रखते हो, यानी कि लोकसभा सदस्य अगर उनको बनाया जाए या अगर वो बनना चाहते हैं और उसके लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए उन योग्यताओं को ये धारण करने की योग्यता रखना चाहिए या इनके पास में ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए कि इनको लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किया जा सके। तो ये 58(1) डे के अंदर प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट है हमारा 58 का भाग 2 के अंदर दिया गया है, प्रावधान किया गया है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति उम्मीदवारी रखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए अगर योग्यताएं रखते हैं और राष्ट्रपति पद के लिए अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखने चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होने चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए। ये योग्यताएं
अहर्ताई 58 के अंदर दी गई है राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो आपको अनुच्छेद 58 करना है, और कौन कौन सी योग्यताएं के बारे में पूछे तो आपको ये 4 योग्यताएं हैं, इसका आपको एग्जाम के अंदर याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन दी हुई है। ये शर्तें अनुच्छेद 59 के अंदर दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 59 अनुच्छेद के अंदर दिया गया है राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें, यानी कि कुछ टर्म्स और कंडीशन, यानी कि वो सांसद और विधायक नहीं होना चाहिए, वो सांसद और विधायक नहीं होना चाहिए, कोई भी लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए या ना ही करना चाहिए। ये टर्म्स और कंडीशन है जो अनुच्छेद 59 के अंदर इनका प्रावधान किया गया है। आपको अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं वो कौन से अनुच्छेद के अंदर उनका प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 59 के अंदर कौन कौन सी? सांसद और विधायक नहीं होना चाहिए, और कोई भी लाभ के पद को धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए, और नहीं पद को धारण करना चाहिए। इसके बाद में हमारा राष्ट्रपति पद की शपथ या प्रतिज्ञान, इसका प्रावधान अनुच्छेद 60 के अंदर किया गया है, अनुच्छेद 60 के अंदर किया गया है। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को जो प्रतिज्ञान दिलाते हैं, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आपको एग्जाम के अंदर काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और युवा गलत करके आते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति पद की शपथ राष्ट्रपति को भारत का चीफ जस्टिस CJI या भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको राष्ट्रपति पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, इनके पद की प्रतिज्ञान दिलाते हैं। और ये किस किस चीज की शपथ दिलाते हैं? अनुच्छेद 60 के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये चीजें करने के लिए इनको शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद में जनता की सेवा तथा पद की शपथ CJI मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को दिलाई जाती है अनुच्छेद 60 के तहत। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति का जो मतदान होता है, मतगणना होती है, इसके अंदर जो मत का मूल्य कैसे डिसाइड किया जाता है। वैसे ये एग्जाम के अंदर आपको नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति पद के मूल्यांकन के लिए अगर विधायक का मत का मूल्य निकाला जाए या इसके अंदर मतगणना की जाए तो जो आधार वर्ष, जनगणना का आधार वर्ष कौन सा माना जाएगा, तो ये 1971 को जनगणना का आधार वर्ष मानकर इस मत के मूल्य की गणना की जाती है। तो विधायक का मत का जो मूल्य है वो राज्य की जनसंख्या को भाग दिया जाता है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित विधायकों की संख्या से, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो एक विधायक के मत का मूल्य निकल कर आता है। इसी तरह हमारा दूसरा है सांसद के मत का मूल्य। तो सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है विधायकों के मत के भार का योग, इसको भाग दिया जाता है निर्वाचित सांसदों का, तो ये निकल कर आता है सांसद के मत का मूल्य। और उसके बाद में एक होता है कोटा मत। कोटा मत निकाला जाता है डाले गए कुल वैध मत, यानी कि कितने वैध जो मत हैं वो डाले गए हैं, इनको भाग दिया जाता है निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्लस 1 का, और इसके बाद में 1 इसके अंदर जोड़ा जाता है। तो ये फॉर्मूले हैं 3। यह आपको ज्यादा एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो आधार जनगणना वर्ष है 1971 ये आपको जरूर पूछा जाता है। इसके बाद में आता है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। तो राष्ट्रपति को सभी भारत सरकार के भत्ते मिलते हैं, और इसके साथ में 5 लाख रुपए महीने का इनको पेमेंट वेतनमान मिलता है। इसके बाद में राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए किन किन चीजों के अंदर छूट प्रदान की गई है, किन किन चीजों से इनको मतलब सहूलियत प्रदान की गई है। तो इसके अंदर सबसे पहला है किसी भी कार्य के लिए राष्ट्रपति पद पर रहते हुए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, यानी कि न्यायालय के प्रति वो किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे पद पर रहते हुए किसी भी कार्य के लिए। नेक्स्ट है दूसरा, इनको अनुमति जो दी हुई है, पदावधि के समय इनके ऊपर किसी भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि इनको किसी भी प्रकार की इनके ऊपर आपराधिक कंडक्ट नहीं लगाया जाएगा। और दूसरी, इनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति की पदावधि के दौरान न तो उसके ऊपर कोई आपराधिक कार्रवाई की जाएगी और न ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा।
तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। बाकी कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, और टाइम मिला तो महाभियोग, नहीं तो एक लास्ट बचेगा हमारा राष्ट्रपति की शक्तियां और महाभियोग। उसके बाद में राष्ट्रपति का जो हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आपका कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। बने रहिए आप बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के साथ। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें, और जो नए हैं वो अपने परिवार की सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।